शुरुआत करते हैं आज उत्तर प्रदेश की संभल की खबर के साथ, जहां आज जामा मस्जिद के पास में बने कब्रिस्तान को यहां पर नापा गया है। आरोप यह है कि कब्रिस्तान के हिस्से पर अवैध कब्जा कर 22 दुकान मकान यहां बना दिए गए थे। 24 नवंबर 2024 को ये दिन आपको याद होगा जब संभल हिंसा के दौरान यहीं से पत्थर फेंके गए थे। लेकिन आज योगी फोर्स का इतना तगड़ा पहरा वहां पर था कि सब कुछ अच्छे से संपन्न हो पाया। देखिए, और ये तस्वीरें भी बता रही है कि यहाँ पहरा कितना तगड़ा है। किसी पुलिसकर्मी के हाथ में डंडा है तो किसी के हाथ में हथियार। कोई छत पर चढ़कर दूरबीन से उपद्रवियों पर नजर रख रहा है तो कोई ड्रोन से लगातार तस्वीरें ले रहा है। गलियों में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच विवादित जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश की गई। ठीक 7 की जमीन पर कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान पर लगभग 21 लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर दुकानें बनाई गई। मस्जिद के सर्वे के दौरान 2024 में यहाँ दंगे भड़के थे, लेकिन उस घटना से सीख लेकर सर्वे टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। देखिए, दस्तावेज के साथ लेखपाल है, फीता और रस्सी से जमीन की मापी की जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 4,000 वर्ग मीटर है। आरोप है कि जामा मस्जिद से सटे करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया है। यानी कि संभल में आज कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बीघा सरकारी जमीन पर बने कब्रिस्तान और मकान को यहां पर नापा गया है। आरोप इस बात का है कि 1989 में मुलायम सरकार के दौरान अवैध कब्जा यहां हो गया था और 2024 में यहां इन मकानों की छतों से पत्थर बरसाए गए थे। हालांकि यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके बाप दादा और पुरखे जमाने से यहाँ रहते आ रहे हैं। ये बहुत टाइम से सालों को लगे। हमारे तो बुजुर्ग जो है कम से कम बहुत टाइम से बता रहे हैं। तो हम जब से पैदा हुए जब से इनके दावों में कितना दम है ये जांच के बाद ही मालूम होगा। लेकिन आरोप ये है कि करीब 25 सालों से लोगों ने यहाँ कब्जा कर रखा है और संभल के इस इलाके में अवैध कब्जों की शिकायत पर ही प्रशासन ने पैमाइश की है। पैमाइश के बाद ही अवैध कब्जों की स्थिति साफ हो जाएगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। मतलब अवैध कब्जे की कब्र को योगी उखाड़ फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन लखनऊ और आगरा में कई ऐसे भूमाफिया अभी भी हैं जो सरकारी जमीनों को कब्जाए बैठे हुए हैं। आज उनमें से 2 बिल्डर के काले साम्राज्य पर बुलडोजर वाला एक्शन देखने को मिला और अवैध निर्माण को धाराशायी कर दिया गया। यूपी पिछले 8 सालों से अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बताती हैं कि यूपी में पीला पंजा अवैध निर्माण का क्या हाल करता है। लखनऊ एयरपोर्ट के पीछे बनी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। एलडीए ने 21 घरों को जमींदोज कर दिया। बिल्डर ने करीब 5,000 वर्ग मीटर में अवैध रूप से कॉलोनी बनाई थी। करीब 8 घंटे तक चली कार्रवाई में 5 जेसीबी की मदद से सभी अवैध भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। आगरा में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी पर पीला पंजा चला। न सिर्फ मुख्य गेट ध्वस्त कर दिया बल्कि कॉलोनी के अंदर विकसित की गई सड़कें और बाउंड्री भी उखाड़ दी। 6,000 वर्ग मीटर में आदिनाथपुरम नाम से अवैध कॉलोनी बन रही थी। 4 बुलडोजरों की मदद से 4 घंटे तक ये एक्शन जारी रहा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जातीय सियासत की काट के लिए अब क्या किया जा रहा है, आइए अब वो आपके सामने रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अब जात पात को दूर करके हिंदू सर्वप्रथम के मिशन में पूरी तरह से जुट गई है और इसी अभियान के लिए 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता और स्वयंसेवक उत्तर प्रदेश के हर गांव गली में उतार दिए गए हैं। इसके लिए बीजेपी, आरएसएस और एबीवीपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देते हुए उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में चुनावी व्यू रचना शुरू कर दिया है। इन तीनों संगठनों ने मिलकर यूपी में 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की बड़ी टीम तैयार की है। इसका मकसद जातियों के बंधनों को तोड़कर हिंदुओं के छत्र चले सभी को लामबंद करना है। दलित, आदिवासी और शोषित समाज को एक करना। यूपी में बीजेपी अटल जन्म शताब्दी समेत तमाम बड़े अभियानों के जरिए यूपी के गाँव और कस्बों में सर्व समाज को लामबंद कर रही है। लगातार सभी हिंदुओं को एक साथ एकजुट करने के लिए अखिल विद्यार्थी भारती परिषद, संघ और भाजपा उत्तर प्रदेश में कवायद करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि 27 के दंगल में योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सत्ता के शिखर तक पहुंचाया जा सके। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपके सामने रख देते हैं। 6 जनवरी को एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो आने वाली है। 1 जनवरी को ये ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने की तारीख भी अब बढ़ गई है। ये भी खबर है 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, ये दावा किया जा रहा है। और उसके बाद 6 मार्च का वो दिन होगा जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी।
इधर सीएम हेमंता ने ये प्रण ले लिया है कि असम में एक भी घुसपैठिया यहां पर बचने नहीं वाला। असम में चुनाव से पहले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को हिंदुस्तान छोड़ने की फाइनल वार्निंग दे दी है। यूपी से लेकर असम तक घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी है। तो वहीं असम में हेमंता सरकार भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। घुसपैठियों को पकड़ कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। लेकिन अब हेमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। असम खाली करो, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে। सीएम की साफ चेतावनी है कि असम की जमीन और जंगलों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो वो खुद चले जाएं, अब सरकार एक्शन लेगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुत्व रथ पर अब सवार होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अगले महीने राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। अब इसी के बाद वो सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय उन्हें हिंदुओं की क्यों याद आ रही है, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा आंगन की नींव रखने के बाद वो खुद को धर्म निरपेक्ष बता रही है। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক অর্থে, অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी बना रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी मंदिर मार्ग पर चल पड़ी। जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर बनवाएंगी। वो राजनीति तो पूरा है। वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया। ये आग से खेलना जो ममता बनर्जी शुरू किया है, क्योंकि वो 15 साल कोई काम किए नहीं है, तो इसलिए विभाजन का राजनीति करना पड़ता है। समझना मुश्किल नहीं है कि ममता बनर्जी की सियासत में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। अब देखना होगा कि उन्हें इसका कितना सियासी फायदा मिलता है। और आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जुबानी जंग है वो बहुत तेज हो गई है। अमित शाह ने इस बात का दावा कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि वो बीजेपी को बंगाल में पांव पसारने नहीं देंगी, क्योंकि अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित और भयभीत है। यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने इधर वार किया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। এখন আর বলতে পারছি না इस बार 200 पार, এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग से साफ है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। और अब बात लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल की करते हैं, जिनका विवादों से पीछा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस साल के जाते जाते तेज प्रताप एक और नए विवाद में अब फंस गए हैं। अब उनकी ही पार्टी के एक पूर्व कार्यकर्ता ने उन पर बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। और पटना के बेउर थाने में जनशक्ति जनता दल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें संतोष रेणु यादव ने दावा किया है कि तेज प्रताप की ओर से लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। साथ ही ये तेज प्रताप से ही अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। हमें जान से खतरा महसूस हो रहा है। अब इनसे मुझे जान को मेरी खतरा है। मेरा परिवार पूरा सदमा में है। ये मेरी कभी भी हत्या करवा सकते हैं। इसके पहले तेज प्रताप ने सचिवालय थाने में संतोष रेणु यादव से अपनी जान को खतरा बताया था। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हमको खतरा है तो इसलिए सुरक्षा का हमने मांग किया है। कब कहाँ मेरा हत्या हो जाए। अब देखे रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार हमने सम्राट चौधरी जी को भी पत्र लिख करके देने का काम किया है। 2025 में तेज प्रताप का परिवार से नाता छूटा, माता पिता की पार्टी से हटाए गए, खुद की पार्टी बनाए लेकिन बुरी तरह से हार गए। अब जाते जाते एक नए विवाद में फंस गए। अब दोनों की शिकायत की जांच हो रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि इस मामले में कौन सच्चा है कौन झूठा है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, जहां 3 राज्यों में ईडी का ताबड़तोड़ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा में भी
ये एक्शन हुआ है। आपको बता दें, इस छापेमारी में 4 करोड़ से ज्यादा की नकदी को बरामद कर लिया गया है। 5 किलो सोने की रॉड बरामद हुई है। करीब 7 करोड़ की चांदी बरामद हो गई है। 50 से ज्यादा पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और जांच का दायरा इसी के साथ और बढ़ा दिया गया है। ये आप देखिए, नकदी आपको नजर आएगी कैसे इतना सारा कैश मिला कि जो नोट गिनने की मशीन होती है उनको तक मंगाना पड़ गया। इधर मुंबई नगर निगम चुनाव को लेकर महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे का मुद्दा अब सुलझ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। इसमें सबसे बड़ी बात, सीटों की इस डील में अजीत पवार की एनसीपी शामिल ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और शिवसेना के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही थी। कई बैठकों के बाद अब अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा हुई। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच हुए सीट शेयरिंग समझौते ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा संकेत दे दिया है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर, जबकि शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती दिख रही है। एनसीपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस आंकड़े ने लगभग साफ कर दिया है कि इस बार बीएमसी में बड़ा भाई कौन है। 137 सीटों पर बीजेपी का चुनाव लड़ना सीधे तौर पर मेयर पद पर उसके दावे को मजबूत करता है। ये स्थिति एकनाथ शिंदे के लिए एक संभावित झटका मानी जा रही है, क्योंकि वो न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से उप मुख्यमंत्री की भूमिका स्वीकार कर चुके हैं, बल्कि अब बीएमसी जैसे पारंपरिक शिवसेना के किले में भी छोटे भाई की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इधर राजस्थान के डूंगरपुर में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक के दौरान बीजेपी के सांसद और भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद के बीच कैसे जबरदस्त तरीके से तू-तू मैं-मैं हो गई, वो आपको दिखाएंगे। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीजेपी के नेता की तरफ से बीजेपी सांसद को बाहर निकलने तक की धमकी दे दी गई। फिर क्या था, बैठक दिशाहीन यहाँ पर हो गई। इस दौरान तुम बोलने पर बीजेपी सांसद भड़क गए। तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? खड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? हम उदयपुर पर इंतजार करते हैं। तुम क्या होता है? अरे बोलने का तरीका नहीं, तुमको क्या होता है? मैं आवाम करके बात कर रहा हूँ। दरअसल जिला प्रशासन के साथ राजनीतिक प्रतिनिधियों की बैठक में बीजेपी सांसद नियमों के मुताबिक चलने की बात कर रहे थे, लेकिन बीजेपी सांसद ने आदिवासी के मुद्दों को उठाया। विवाद बढ़ा तो धमकियां भी दी गई। लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना। बाहर क्या जाना? यहाँ देखिए मैदान में आओ, उनके देखिए ऐसे धमकी नहीं देता। नहीं, कौन धमकी दे रहा है? कौन धमकी दे रहा है? आपको कान बह रहा है क्या? आपको ध्यान नहीं रखा? धमकी कौन दे रहा है? भारत सरकार। दरअसल इस विवाद की जड़ आदिवासी वोट बैंक है, जहां बीजेपी का कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी के उभरने से समीकरण बदल गए हैं। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अवीवा बेग से आखिरकार सगाई कर ली। इसी के बाद से प्रियंका की होने वाली बहू की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गई हैं। इस खास पल को एक निजी समारोह में मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक रेहान और अवीवा की दोस्ती करीब 7 साल पुरानी है, जो समय के साथ रिश्ते में बदल गई। रेहान ने बेहद निजी अंदाज में अवीवा को प्रपोज किया। दोनों परिवारों की सहमति के बाद सगाई की रस्म पूरी की गई। ऐसी खबर है कि रेहान और अवीवा की मुलाकात कुछ साल पहले प्रोफेशनल इवेंट में हुई थी। वहीं से दोनों की दोस्ती की शुरुआत और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली है और उनका परिवार वाड्रा परिवार के काफी करीब माना जाता है। अवीवा ने अपनी शुरुआती शिक्षा दिल्ली के प्रतिष्ठित मॉडर्न स्कूल से पूरी की और उसके बाद ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से मीडिया कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की। अब बात मध्य प्रदेश के सागर की करते हैं, जहां एक युवक ने मुस्लिम धर्म त्याग कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। धर्म बदलने से पहले युवक का नाम असद खान था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद अब वो अथर्व त्यागी कहलाने जाएंगे। युवक ने उत्तर प्रदेश के बनारस में जाकर पूरे विधि विधान के साथ सनातन धर्म में वापसी कर ली है। ये है एमपी के असद खान, जिन्होंने इस्लाम धर्म त्याग कर काशी में सनातन धर्म को अपना लिया है और असद खान बन गए अथर्व त्यागी। गंगा की गोद में नाव पर 21 ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक विधान से असद का शुद्धिकरण किया गया। फिर गणेश पूजन हुआ और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पूजा पाठ के बाद असद का मुंडन संस्कार हुआ, तिलक लगाया गया और शिखा छोड़ी गई और सबसे अहम संस्कार हुआ नामकरण, जहां उन्हें अथर्व त्यागी नाम दिया गया। असद खान अब अथर्व त्यागी बन गए हैं। असद ने 20 रुपए के स्टैंप में अपना शपथनामा लिखा। सनातन में वापसी की खुशी असद के चेहरे पर साफ झलक रही थी। गंगा के बीच नाव पर वो जोर जोर से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे।
और अगली खबर बारामूला से मिल रही है, जहां आतंकियों का ठिकाना मिल गया है। तलाशी अभियान के दौरान ये ठिकाना मिल गया है। आतंकी ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। प्रेशर कुकर AK-47 के 53 कारतूस यहां से बरामद हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। डायरी, बैटरी, कंघी, तार यहां से मिल गए हैं। अभी भी यहाँ पूरी तरह से जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को अभी भी वहां सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। आप जानते होंगे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। खास तौर पर नए साल को लेकर अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां धर्म छिपाकर एक मुस्लिम व्यक्ति भीख मांग रहा था। इसी के साथ नंदी के साथ गांव-गांव घूमकर वो भविष्य बताने का भी दावा कर रहा था। जब गांव वालों को शक हुआ तो राकेश बने असलम की पोल खुल गई। नंदी को लेकर ये कौन सा तरीका अभी तुम्हारा मांगने का? हमारा तरीका ये हमारे कौन है मुस्लिम जो जब तुम मुसलमान हो तो मुसलमान के तरीके से मांगो ना। ऐसा हिंदू के वक्त जो मांग रहे हो भाई। ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ये बहरूपिया नंदी के साथ गांव-गांव भीख मांग रहा था। अपने आप को राकेश नाम बताता था और अपना धर्म बदलकर वो भीख मांगता था। आए दिन हिंदू बस्तियों में, हिंदू घरों में जाता था, बहन बेटियों के हाथ भी देखता था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अपने साथ थाने ले जाकर उसका चालान किया और नंदी को गौशाला भेज दिया गया। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसी मीटिंग में नेतन्याहू एक इंटेलिजेंस फाइल लेकर पहुंच गए थे। ट्रंप ने इस फाइल का एक एक पन्ना बहुत गौर से देखा है। इसके बाद जो कहा उसके बाद ईरान में कोहराम मच गया है। तो क्या दुनिया का सबसे विनाशक B-2 बॉम्बर ईरान में फिर बम गिराने जा रहा है? क्या ईरान की जमीन फिर से खून से लाल होगी? क्या ईरान फिर से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर चुका है? ट्रंप का इशारा जून 2025 में हुए उस संघर्ष की ओर था जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने तब दावा किया था कि हमले में ईरान के परमाणु अड्डे पूरी तरह नष्ट हो गए थे, लेकिन खुफिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ईरान अब फिर से अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने दो टूक कहा कि इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे, शायद पिछली बार से भी ज्यादा बुरे। जून 2025 में ईरान इजराइल के संघर्ष के बीच ट्रंप ने जबरदस्त एक्शन लेते हुए अपने B-2 बॉम्बर से ईरान को दहला दिया था। जून में ईरान पर हुए अमेरिकी हमले में भी इसी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए ट्रंप उसी कार्रवाई की याद दिला रहे हैं। और अहमदाबाद से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो गुटों में पथराव हो गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद ये पूरा विवाद बढ़ गया है। सानंद तालुका के कलाना गांव का ये पूरा मामला है। 30 लोगों को अपडेट ये है कि हिरासत में ले लिया गया है। खेतों में छिपे ड्रोन से पकड़ा गया है, यानी कि ड्रोन से वहां पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। अभी भी और लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी इस पथराव में शामिल रहे होंगे। आप देखिए कैसे छतों पर चढ़े हुए आपको लोग नजर आ जाएंगे। फिलहाल पुलिस का भारी जाब्ता वहां पर तैनात है। इलाके में माहौल ना बिगड़े ये पुलिस की तरफ से सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन छतों पर चढ़कर कैसे एक दूसरे पर पत्थर बरसाए गए हैं। हालांकि अब देखिए सवाल ये भी है कि क्या पहले से ही पत्थर इकट्ठे करके रखे गए थे? क्या ये पुरानी रंजिश का मामला है? क्या सोच समझ कर सब कुछ किया गया? ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात करते हैं, जहां सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां भिकियासैंण विनायक मार्ग पर एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस पूरे हादसे में 7 लोगों की जान चली गई और कई ऐसे हैं जो जख्मी हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया। बस भिकियासैंण से रामनगर जा रही थी और सुबह करीब 6 बजे द्वाराहाट से निकली थी। रास्ते में बस अनियंत्रित हुई और गहरी खाई में जा गिरी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक है। बस हवा में लटक गई और उसके परखच्चे उड़ गए। खाई बेहद गहरी होने के कारण बचाव कार्य कठिन था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको बहुत हैरान कर देने वाली है और इसी के साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी कि आखिर एक बच्चा कैसे मोबाइल का इतना आदी हो गया और सिर्फ स्क्रीन टूटने से नाराज होकर उसने खुदकुशी का एक बड़ा फैसला कर लिया। अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलता यही वो बच्चा है जिसने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, क्योंकि इसकी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी। माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो तत्काल स्क्रीन ठीक करने से इनकार कर रही थी। मम्मी ने अबे पैसा नहीं है, फिर तुमने क्या करो? फिर क्या करो? क्या हाल है तुमने? मार दो। जानकारी मिलते ही परिवार वाले इसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए।
डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में रखा है। हालांकि अब छात्र को अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये घटना सबक है क्योंकि हर घर में बच्चे हैं। जरूरत है हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, मोबाइल से बचाने की कोशिश करें। इधर पिनाका के नए वेरिएंट की कामयाब टेस्टिंग से मुनीर की फौज में जबरदस्त खलबली इस वक्त मची हुई है कि क्या नई बला है जिसको नई रेंज में पाकिस्तान की सारी टेरर फैक्ट्रियां बर्बाद हो जाएंगी। पिनाका वो हथियार है जो मारता भी है और रोने भी नहीं देता। ये गरज, ये हुंकार, ये ललकार हिंदुस्तान के हर दुश्मन का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम ये नया पिनाका दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पलक झपकते ही मिटा सकता है। शहबाज का मुल्क और उसकी सेना अब्दाली, शाहीन जैसे मिसाइलों के दम पर उछलते हैं, लेकिन पिनाका का पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले मुनीर को समझ जाना चाहिए कि अब उसे डर के साए में जीने की आदत डाल लेनी है, क्योंकि अगर उसने सर उठाया तो पिनाका सब कुछ धुआं धुआं कर देगा। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है। शुरुआत में ये अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर था जिसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर थी। अब इसके गाइडेड स्वरूप विकसित किया गया है। खास बात ये रही है कि रॉकेट को सेना में पहले से मौजूद पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया, जिससे इसकी मल्टीपल क्षमता साबित हुई। भारत के इस कदम से पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई है। इधर भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की पहली सफल फ्लाइट टेस्टिंग की है। इसी दौरान रॉकेट को से अधिकतम 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया है। इसमें और क्या कुछ खासियत है, आइए अब आपको ये भी बताते हैं। देखिए, इस मिसाइल का जो नाम है वो शिव के धनुष पर रखा गया है और इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में किया गया है। एक लॉन्चर से 44 सेकंड में 12 रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। फायर करने के तुरंत बाद ये स्थान बदल देता है, किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। रेगिस्तान, पहाड़, मैदानी इलाकों में बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा नेविगेशन जो सिस्टम है उसके कारण ये दूर से भी बिल्कुल सटीक प्रहार कर देता है। ये इसकी खासियत है। इसीलिए देखिए, जो पिनाका है वो पाकिस्तान के लिए न्यू ओपन वार्निंग के तौर पर देखा जा रहा है। इसका कारण भी अब आपके सामने रख देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी रेंज में वो सारे आतंकी अड्डे आ जाते हैं जिनसे पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता रहा है, चाहे वो सियालकोट हो या फिर हाफिज सईद का हेडक्वार्टर बहावलपुर ही क्यों ना हो। और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ी टेंशन माना जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान के लिए हालात अब काबू से बिल्कुल बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस सेना को मुनीर ने ताकत समझा, आज वही अपने ही घर में कैसे बेबस नजर आ रही है, कि आपके सामने रखते हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना की रीढ़ तोड़ने का दावा करते हुए खुलेआम जश्न मनाना अब शुरू कर दिया है। इसी के बाद मुनीर की टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी पाक आर्मी को सीधे निशाने पर लेकर एक के बाद एक घातक हमले कर रही है। ताजा मामला बाजोर जिले का है, जहां टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के एक काफिले पर भीषण हमला कर दिया। पाक आर्मी के वाहन समेत एक मेजर और 4 पाकिस्तानी सैनिकों के चिथड़े उड़ गए। सेना की 2 गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई। लगातार हमलों ने पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और हमले के बाद टीटीपी ने वीडियो जारी कर पाक के शीर्ष सैन्य नेतृत्व को खुलेआम चिढ़ाया है। वीडियो में हथियारों के साथ नाच गाना और जश्न साफ दिख रहा है, जो पाक सेना की कमजोर होती पकड़ को उजागर कर रहा है। जिस सेना के दम पर पाकिस्तान दुनिया को डराने की कोशिश करता रहा है, आज वही सेना अपने ही देश में फेल हो रही है, जो मुनीर और शहबाज सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन दिनों अपनी ही सुरक्षा को लेकर काफी डरा हुआ है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान में आसिम मुनीर लगातार डर के साए में जीने को मजबूर है और सार्वजनिक जगहों पर भी वो बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो वो पाकिस्तानी सेनाओं से भी मीटिंग के दौरान बुलेट प्रूफ कांच की स्क्रीन से पीछे बैठते हैं। अपनी ही सेना प्रमुख को इस तरह डर के साए में जीते देख पाकिस्तानी सैनिकों का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। सोचिए जरा, सेना मुख्यालय के अंदर भी बैठकों के दौरान वो बुलेट प्रूफ कांच का इस्तेमाल करना, ये दर्शाता है कि मुनीर किस कदर खौफ में है। खबरों की माने तो मुनीर इतने सहमे हुए हैं कि वे बिना बुलेट प्रूफ जैकेट पहने किसी से भी नहीं मिलते। जरा इन तस्वीरों को देखिए, मिलते वक्त मुनीर का बुलेट प्रूफ जैकेट नजर आ जाएगा। खबरों के मुताबिक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर डर में हैं। कौन सा बम उन्हें कहां से निशाना बना दे वो खुद ही नहीं जानते। खबरों के मुताबिक मुनीर को जान से मारने की कई धमकियां मिली हैं। ये धमकियां इतनी गंभीर थी कि सरकार को उनकी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी।
और नए साल से पहले जम्मू कश्मीर में आतंक की आहट ने एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। घुसपैठ की आशंका के बीच भारतीय सेना ने आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। किश्तवाड़ से लेकर डोडा तक जंगल हो, पहाड़ हो और घाटियां ही क्यों ना हो, हर इलाका सेना की रडार पर इस वक्त आ चुका है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते में भारतीय सेना जैश ए मोहम्मद के स्थानीय कमांडर सैफुल्लाह, उसके करीबी आतंकी आदिल और उनके साथ छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। दोनों आतंकियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है और ये आशंका है कि आतंकी किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाके में छिपे हुए हैं। सेना ने किश्तवाड़ के गांव और आसपास के जंगलों में घर घर और कोना कोना खंगाला। इसके बाद ऑपरेशन को पहाड़ी इलाकों और संभावित ठिकानों तक और तेज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन में करीब 2000 जवान तैनात किए गए हैं। अलग अलग टुकड़ियों में जंगलों, पहाड़ियों और घाटियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन, आधुनिक हथियार की मदद से आतंकियों के भागने के हर रास्ते पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। और नए साल से पहले ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। बिल्कुल साफ संदेश दिया गया है कि जश्न मनाइए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। मथुरा से लेकर नोएडा और बरेली तक जो योगी फोर्स है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। मथुरा में बाकायदा ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है, तो बरेली में योगी फोर्स ने एक्शन की चेतावनी दे दी है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। नोएडा में जैसे जैसे नए साल का काउंटडाउन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पुलिस की सख्ती अब बढ़ती जा रही है। वहीं लखनऊ में भी पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ फ्लैग मार्च निकाला और हुड़दंगियों को बिना कुछ कहे चेता दिया। धार्मिक नगरी मथुरा में ड्रोन कैमरों से हर गली, चौराहे और हर भीड़ पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बरेली में बर्थडे पार्टी के नाम पर मारपीट और उत्पात मचाने वालों को यूपी पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर साफ कर दिया कि नए साल बिगाड़ने वालों के लिए जेल ही जश्न की जगह बनेगी। किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का अनुशासनहीनता या हुड़दंग सड़क पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी फोर्स की साफ चेतावनी है कि जो नियम तोड़ेगा उसका इलाज तुरंत होगा। इसी उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पुलिस का पीतल युद्ध भी लगातार जारी है। बदमाशों की गर्मी शांत यहाँ कराई जा रही है। शहर शहर अपराधियों को सबक सिखाने का काम हो रहा है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी फोर्स का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और यही कारण है कि अब योगी फोर्स इन माफियाओं को सबक सिखा रही है। ये तस्वीर आजमगढ़ की है, जहां पुलिस ने ठगी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। बदमाशों के साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। पकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुआ। ऐसी ही तस्वीर गाजियाबाद से भी सामने आई, जहां पीतल की गर्मी से इनामी बदमाश लंगड़ाता हुआ नजर आया। मेरठ और मथुरा का भी कुछ ऐसा ही नजारा रहा। मेरठ पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं मथुरा में इनामी गौतस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो कि पीतल वाली गर्मी से लंगड़ाता नजर आया। उत्तर प्रदेश में शहर शहर योगी फोर्स के एक्शन से अपराधियों में खौफ है, उन्हें पीतल वाला डर सता रहा है। तो योगी फोर्स का बदमाशों को सबक सिखाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। कभी यहाँ बदमाशों का जुलूस निकाला जाता है, तो कभी बुलडोजर एक्शन हो जाता है, तो कभी शातिर बदमाशों का चौराहे पर पोस्टर लगाकर सबक सिखा दिया जाता है। ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है, जहां बदमाशों की तस्वीर सड़क के चौराहे पर लगाई गई। इलाके में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ये तरीका अपनाया गया। पुलिस ने दनकौर के चौराहों और सार्वजनिक जगहों पर सक्रिय बदमाशों के फोटो, नाम और पते वाले बैनर पोस्टर लगा दिए। इन बदमाशों में शोएब उर्फ रेहान, मौसीम, तौसीम, मनीष और अभिमन्यु नामक के 5 सक्रिय बदमाशों की भी तस्वीरें हैं। दरअसल ये अपराधी इलाके में लगातार चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें सबक सिखाने के लिए ये कदम उठाया। पुलिस की इस कार्रवाई के पीछे सबसे पहली वजह ये थी कि आम जनता की इन बदमाशों की पहचान हो। दूसरी, अगर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिले तो फौरन पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है और कहा कि इससे अपराधियों में डर पैदा होगा और इलाके से अपराध में कमी आएगी। राजस्थान की बात करते हैं, जहां धौलपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे ही पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए गई, तो आरोपी मथुरा में बुर्का पहनकर महिला के भेष में वहां छिपा हुआ मिला, जिसे पुलिस ने दबोच लिया, जहां आरोपी बुर्के में घूम रहा था। दरअसल आरोपी महिला के भेष में बुर्का पहने इलाके में रहता था। इतना ही नहीं, बल्कि वो लड़की के श्रृंगार का भी सामान अपने पास रखता था। जब वही पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो उसके होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी।
बता दें कि 15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग और उसके भाई को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया था। इसके बाद उसने नाबालिग के भाई को बाजार भेज दिया और नाबालिग से साथ रेप किया। घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी मथुरा के पास छिपा हुआ है। और बिहार की बात करते हैं, जहां नवादा में एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आ गया। यहां चिकन खिली खाने के दौरान बड़ा ही मामूली सा विवाद हुआ, लेकिन इसे देखते ही देखते इसने हिंसक रूप ले लिया। बदमाशों ने एक युवक पर कैसे ऑटोमेटिक चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी किया, देखिए। राजेश मांझी अपने दोस्त के साथ चिकन चिली खा रहा था। इसी दौरान 3 से 4 लोग वहां पहुंचे और चिकन चिली खा रहे युवकों से चिकन लेकर खाने लगे, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया। मारपीट के दौरान एक हमलावर ने राजेश मांझी पर ऑटोमेटिक चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। उसके जंघा और हाथ पर 3 जगह चाकू लगे, जिससे वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अचानक हुए इस हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। राजेश लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। खून बहता देख उसके दोस्त घबरा गए और शोर मचाने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरी निकाल के जैसे बदाम टीकने वाला था, भोंकने लगा। राजेश मांझी की हालत को गंभीर बताते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। और इधर स्वीडन की एक फार्मेसी ने एआई के लिए डिजिटल ड्रग्स लॉन्च कर दिया है। या फिर कोई असली दवाई नहीं है, बल्कि खास कोडिंग मॉड्यूल है जो कि एआई के सोचने का जो तरीका है वो पूरी तरह से बदल देती है। देखिए, आपको ये भी बताते हैं ड्रग्स क्या है और कैसे काम करता है। इसको लेकर जो डिटेल सामने आई वो अब आपके सामने रख रहे हैं। ड्रग्स जो है वो एआई के दिमागी संतुलन को बदल कर रख देता है और इन डिजिटल ड्रग्स का नाम इंसानी नशों के जैसे केटीएमएन। इसे लोड करते ही एआई इंसानों को तरह तरह के सपनों की दुनिया में खो जाता है। इसके अलावा CCIN ये जो मॉड्यूल है वो एआई को बहुत तेज और उग्र बना देता है। LD ये एआई की सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसके अलावा AHD भी इसमें सामने आया। इसी के असर से एआई के विचार जो है वो बहुत तेजी से आ जाते हैं। एआई को डिजिटल ड्रग्स को किस तरह से दिया जा रहा है, देखिए। सोच समझकर बदलाव करना, एआई की क्रिएटिविटी को और ज्यादा बढ़ाया कैसे जाए, इसको लेकर ये सब कुछ किया जा रहा है। हालांकि जिसने भी ये खबर देखी वो इस वक्त बहुत हैरान हो गया। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के बाड़मेर में कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि एक कैंपर वाहन स्कॉर्पियो गाड़ी को बार-बार टक्कर मारने की कोशिश कर रहा है। स्कॉर्पियो सवार जैसे ही आगे बढ़ता है, कैंपर पीछे से रफ्तार बढ़ाकर जोरदार टक्कर मार देता है। इतना ही नहीं, स्कॉर्पियो ड्राइवर जब गाड़ी को सड़क से नीचे उतारने की कोशिश करता है तो कैंपर ड्राइवर वहां भी पीछा नहीं छोड़ता और दोबारा टक्कर मार देता है। ये पूरी घटना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रही। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकता था, क्योंकि सड़क पर वाहनों की आवाजाही जारी है और ऐसे में कोई भी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर पाया। ये मामला आपसी रंजिश का है या किसी और विवाद का, फिलहाल इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। लेकिन खुलेआम सड़क पर एक वाहन को टारगेट किया गया जो सीधे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। नए साल के स्वागत के लिए पहाड़ों की रानी शिमला एक बार फिर से सैलानियों से पटी हुई नजर आ रही है। सर्द हवाओं और ठंड के बीच जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों की भारी भीड़ ने शिमला को पूरी तरह से हाउसफुल कर दिया है। इसी के साथ देश भर के मंदिरों में भी सनातनी सैलाब उमड़ पड़ा है। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ का सीधा असर होटलों की बुकिंग पर और दामों पर पड़ रहा है। शिमला में 95% होटल पहले ही फुल हो चुके हैं और जो कमरा 1500 रुपए में मिलता था वो 4000 रुपए में बुक करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में भी नए साल को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पर्यटकों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस बॉर्डर पर ही गाड़ियों पर रंग बिरंगे स्टिकर लगा रही है। हर रंग का स्टिकर बता रहा है कि पर्यटक कहाँ जा रहा है। अब इन तस्वीरों को देखिए जो बताती है कि नए साल का जश्न सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में पर्यटन और आस्था दोनों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कहीं होटल फुल हैं तो कहीं श्रद्धा से भरे रास्ते, यानी नए साल आते आते देश भर में उत्साह अपने चरम पर है। और अब अगली खबर ओडिशा से है, जहां सतर्कता विभाग ने आय से ज्यादा संपत्ति मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया। कटक जिले के बारंगा के तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा से जुड़े ठिकानों से करीब 75 लाख कैश यहां पर मिल गया है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। और आप गिनते गिनते थक जाइएगा कि कितनी गड्डियां हैं। ये नोट भुवनेश्वर के ब्रिट कॉलोनी के एक बंद मकान से मिले हैं। ये मकान अतिरिक्त तहसीलदार जितेंद्र कुमार पांडा की सास के नाम पर है। अधिकारियों का कहना है कि घूसखोर तहसीलदार ने इस मकान में कैश को छिपाकर रखा था। फिलहाल बरामद रुपयों की गिनती की जा रही है। तहसीलदार पर आय से ज्यादा कमाई का आरोप है। रिश्वत से कमाए धन से उसने अकूत संपत्ति बनाई है। कई मकान, प्लॉट, सोने चांदी के गहने और गाड़ियों की जानकारी जाँच टीम को मिली है। ससुराल के बंद घर में 75 लाख से ज्यादा की रकम मिलने के बाद जाँच टीम ने दायरा
खतरा बढ़ा दिया है। हाल में इनके लेन देन की जानकारी जुटाई जा रही है। जाँच पूरी होने के बाद इस घूसखोर पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और राजस्थान के जोधपुर से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक इलेक्ट्रिक ऑटो ड्राइवर ने अपने ही वाहन को आग के हवाले कर दिया। शोरूम के बाहर हुई इस घटना ने सड़क पर अफरा तफरी का माहौल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर खुद इलेक्ट्रिक ऑटो पर पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। देखते ही देखते इलेक्ट्रिक ऑटो धू धू कर जल उठा। जलते ऑटो से उठती ऊंची लपटों को देखकर राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत फैल गई। पीड़ित ऑटो ड्राइवर का आरोप है कि उसने बजाज शोरूम से इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसमें तकनीकी खराबी आ गई। वो कई बार शोरूम के चक्कर काटता रहा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला, बल्कि कर्मचारियों ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए यहाँ तक कह दिया कि अगर बैटरी चार्ज नहीं हो रही तो जला दो। इसी अपमान और हताशा में उसने इलेक्ट्रिक ऑटो को आग के हवाले कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया, जो शोरूम प्रबंधन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में आग लगने की तस्वीरें सामने आई हैं। आगरा में सर्विस सेंटर पर खड़ी स्कूटी आग का गोला बन गई, तो वहीं नालंदा में गाड़ी में अचानक से ही आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बालूगंज इलाके में स्कूटी की सर्विस के दौरान अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि स्कूटी में किक मारने के बाद शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि आसपास मौजूद लोगों ने फायर सिलेंडर की मदद से आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझा लिए जाने से कोई जनहानि नहीं हुई। नालंदा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और गाड़ी धू धू कर जलने लगी। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल एक बार फिर से होगी बात पते की। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।